नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम गाजा सीज फायर पर संकट और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया मिनरल डील पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। सनेई ताकाइची चुनी गई जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। संसद के दोनों सदनों में हुई वोटिंग में मिला बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ताकाइची को बधाई, कहा रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और मिलकर काम करने को हैं उत्सुक। रेयर अर्थ मटेरियल्स पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़ा समझौता, संयुक्त रूप से करेंगे $8.5 अरब का निवेश। बदले में ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी परमाणु पनडुब्बी। ट्रंप ने चीन पर बढ़ाया दबाव, न्यायपूर्ण व्यापार समझौता नहीं होने पर 155% टैरिफ की धमकी। गाजा में संघर्ष विराम पर मंडराया संकट, दोनों पक्षों पर युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोप। हमास के हमले में 2 इजरायली सैनिकों की मौत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे तेल अवीव। ट्रंप की हमास से समझौते का पालन करने की कड़ी चेतावनी। बुडापेस्ट में ट्रंप पुतिन की बैठक पर संशय, अमेरिका और रूसी विदेश मंत्री की बैठक स्थगित। रूस ने कहा शिखर सम्मेलन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं। यूरोपीय देशों का ट्रंप के तत्काल लड़ाई बंद करने के रुख का समर्थन। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। 2 साल तक चले युद्ध के बाद अमेरिका की सक्रिय भूमिका के कारण गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन ताजा घटनाओं के कारण युद्ध विराम के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के लिए कड़ी चेतावनी भी जारी की है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए गाजा के ताजा हालात के बारे में बताते हैं और फिर युद्ध विराम के भविष्य पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। 2 हफ्ते से भी कम समय में गाजा के सीज फायर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इजराइल और हमास के एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोपों के बीच गाजा पर एक बार फिर बमबारी का खतरा मजबूत होता जा रहा है। ट्रंप द्वारा रुकाई गई लड़ाई को बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन सक्रिय हो गया है। बिगड़ते हालात के मद्देनजर अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इजराइल पहुंच गए हैं। वे बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि अगर वो गाजा संघर्ष विराम समझौते का पालन नहीं करता है तो उसका सफाया कर दिया जाएगा। दरअसल रविवार को इजराइल ने दावा किया कि दक्षिणी गाजा के रफा में हमास ने उसके सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पर फिर बमबारी कर दी, जिसमें 33 लोगों की मौत हो गई। हमास ने हमला उस इलाके में किया जो येलो लाइन के बाहर है। ये वही सीमा है जहां तक इजरायली सेना को संघर्ष विराम के तहत पीछे हटना था। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा जाने वाले सहायता ट्रकों को रोक दिया। हालांकि बाद में इजराइल की ओर से मानवीय सहायता को बहाल कर दिए जाने की जानकारी दी गई। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि गाजा में सहायता आपूर्ति में तेजी तो आई है, लेकिन ये अभी भी 2000 टन के दैनिक लक्ष्य से काफी कम है। एजेंसी का कहना है कि सहायता पहुंचाने के लिए अब तक सिर्फ 2 क्रॉसिंग ही खोली गई है। इजराइल का कहना है कि रफा क्रॉसिंग तब तक बंद रहेगी जब तक हमास समझौते की शर्तों को पूरा नहीं करता है।
हमास पहले दिन से ही इजराइल पर हमला जारी रखने का आरोप लगा रहा है। इस बीच समझौते के एक मध्यस्थ कतर ने भी इजराइल पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी ने इजराइल द्वारा फिलिस्तीन में किए जा रहे लगातार उल्लंघनों की कड़ी निंदा की है। उधर संघर्ष विराम समझौते को लागू कराने की आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक और मध्यस्थ देश मिस्र के खुफिया प्रमुख इजराइल में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। वहीं हमास द्वारा एक और बंधक का शव लौटा दिए जाने के बाद इजराइल के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। इजराइल ने ये शव ताल हैमी के होने की पुष्टि की है। अब तक 13 मृतकों के शव लौटाए जा चुके हैं, जबकि 15 और शवों की वापसी बाकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि जब तक शव लौटाए जाते रहेंगे, इजराइल हमास के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि सभी लक्ष्यों को हासिल करने तक हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल यही है, दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसके बाद कहीं जो गाजा में इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर है, कहीं वो टूट तो नहीं जाएगा? जी, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, ये जो सवाल उठ रहे हैं जो आपने बताए हैं, ये पहली बार नहीं सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल तब भी उठे थे जब इसके ऊपर गाजा शर्म अल शेख में जब ये सीज फायर के ऊपर दस्तखत किए गए थे। सभी जो भी वहां पर एकत्रित थे, 20 विश्व नेता वहां पर एकत्रित थे, और जो उन्होंने इसके ऊपर संधि के ऊपर सीज फायर के ऊपर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे, तब भी ये बात उठी थी जो क्या ये पहला ही जो फेज है उसी तक ये सीमित रहेगा या उसके बाद भी ये आगे चलने का इसका कुछ पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपको याद होगा जो जब राष्ट्रपति ट्रंप आने वाले थे, अपनी उन्होंने कार्यभार संभालना था 20 जनवरी को इस साल के शुरू में, 19 जनवरी को ये एक समझौता हुआ था। उसके भी 3 फेज थे और सब में था जो प्रोग्रेसिवली ये हमास जो बंधक हैं उनको रिहा करते जाएंगे और इजराइल भी वहां से कुछ जो पैलेस्टीनियन बंधक हैं जो हिरासत में हैं उनको वो रिहा करते जाएंगे। और फिर जो एड का सामान है, क्योंकि उसमें भी रोक लगा दी गई थी, उसको आना पड़ेगा। परंतु आपको मालूम है जो शुरू के कुछ सप्ताह तक वो चला था, उसके बाद एकदम उसके बारे में किसी ने बात करना ही बंद कर दिया। यही अंदेशा था इसी भी पीस प्लान का, जो आगे चलते हुए पहला कदम जो है, पहला फेज है, वो तो पूरा हो जाएगा, पर आगे चलते हुए इतनी ज्यादा मुश्किलें आएगी। जैसे सबसे बड़ी मुश्किल आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया भी चंद्रशेखर जी, जो चाहता है इजराइल जो हमास अपने को डिसआर्म कर दे, जो भी उसके हथियार हैं वो सब डाल दे। और ये मेरे विचार से हमास ने कभी इसको अग्री नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसके ऊपर समझौता जो है वो बहुत ही एकदम अड़ सकता है। और यही बात हम देख रहे हैं जो आपने जैसे बताया, जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, संधि का शांति का उल्लंघन हो रहा है, ये आगे चलते हुए भी मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल से इसको आगे ले जाने में सफलता प्राप्त होगी। अशोक जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये हो रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, उसके अलावा कई दूसरी तरह की खबरें जो गाजा से आ रही हैं, अगर सीज फायर के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमास या इजराइल? देखिए, ऐसा होता है जब युद्ध हो रहा होता है, और ये युद्ध की स्थिति ही है। वहां पर इजराइल के बीच में और हमास के बीच में युद्ध की स्थिति है, क्योंकि वो अब 2 साल से ऊपर हो गया है जो उनके बीच में ये युद्ध चल रहा है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो जिसे कहा जाता है सबसे पहली कैजुअलिटी जो है वो ट्रूथ की होती है, वो सत्य की होती है। नहीं मालूम है, अब इजराइल कहता है जो उसके 2 सैनिक मारे गए हैं क्योंकि हमास ने इसका उल्लंघन किया है सीज फायर का। इजराइल हमास कहता है जो इजराइल ने वहां पर कितने 100 टन से ऊपर बम वहां पर गिराए हैं, जिसमें कि बहुत पैलेस्टीनियन लोग भी मारे गए हैं। और दूसरा, वो वहां पर जो एड के जो ट्रक्स हैं वो भी नहीं आने दे रहा है अपनी कमिटमेंट के बावजूद। तो देखिए, ट्रुथ फर्स्ट कैजुअलिटी होती है जब भी इस प्रकार का
कोई कॉन्फ्रंटेशन होता है, कोई जंग होती है, युद्ध होता है। तो इसीलिए दोनों अपनी तरफ से अपनी पोजीशन को बताएंगे जो ठीक है, परंतु ये बात मेरे विचार से समझना होगा जो दोनों की तरफ से, अब किसने पहली बार उल्लंघन किया है ये इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हो सकता है, परंतु दोनों ही तरफ से इस सीज फायर के उल्लंघन में वहां पर गोलाबारी हो रही है और हमास भी एक्शन ले रहा है और इजराइल भी एक्शन ले रहा है। ये कहना मेरे विचार से थोड़ा ठीक होगा। अमेरिका की एक्टिवनेस जो है इसको लेकर के वो, और साथ ही साथ जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हमास को चेतावनी भी दी गई है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हमास को चेतावनी पहले भी दी गई है और मेरे विचार से उसका प्रभाव भी हुआ है, उसका असर हुआ है, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया, जो उनको जब पहले फेज का भी था, जो आप इसके ऊपर दस्तखत करिए और नहीं तो आपके ऊपर एक जैसे कहर टूट पड़ेगा, तो उस चेतावनी का भी असर हुआ है। और दो तरीके से मैं समझता हूं अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप इसमें काम कर रहे हैं। एक तो बातचीत के तरीके को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति जेडी वांस को वहां पर भेजा है, जो आप जाइए, बातचीत करिए, बातचीत से आप सुलझाने का प्रयास करिए, और इनकरेज कर रहे हैं जो और अरब लीडर्स हैं वो वहां पर उनके साथ, इजराइल के साथ मिलकर किसी प्रकार का ये देखें जो ये सीज फायर जो है वो आगे चल पाती है। तो एक तो ये है, और दूसरा धमकी दे रहे हैं जो हम, अगर हमास नहीं मानेगा तो हम उसके विरुद्ध बहुत ही कड़ा एक्शन लेंगे। तो वो समझते हैं जो शायद दोनों तरीके से, जो एक तरफ से सॉफ्ट अप्रोच और एक तरफ से हार्ड मिलिटरिस्टिक कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच लेकर अगर चलते हैं तो शायद दोनों का असर पड़ेगा और हमास नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर दस्तखत करेगा और इस सीज फायर को आगे चलने में मदद करेगा। अशोक जी, पहले चरण को ही चलाने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन दूसरे चरण के लिए भी बातचीत हो रही है। दूसरे चरण की जो बातचीत है उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है जो आगे चलते हुए, क्योंकि वो अब तीसरे चरण में आएगा, परंतु इसमें हमको सीज फायर को कायम रखना है, एड को अंदर आने देना है, और वो भी अभी तक नहीं हो रहा है। और आगे चलते हुए तो जैसे आपके अपने कार्यक्रम में भी, रिपोर्ट में आपने बताया है, जो हमास को अपने को निरस्त्र करना है, निशस्त्र करना है, उनको अपने आर्म्स ले डाउन करने हैं, और आगे चलते हुए इजराइल को भी टू स्टेट सॉल्यूशन में अपनी उनको हामी भरनी है। तीसरी बात है जो उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है, जो हमास का जो गाजा में गवर्नेंस आएगा बाद में, जब वो वहां पर सभी कुछ ठीक कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रिस्टोर हो जाएगा, सभी कुछ ठीक हो जाएगा, तो उस गवर्नेंस में हमास का कोई हाथ नहीं रहेगा, कोई उसका हिस्सेदारी नहीं होगी। तो ये सब बातें जो है ये बहुत ही मुश्किल बातें हैं, और मेरे विचार से सभी देश समझते हैं, हमास भी समझता है, जो इनके ऊपर बहुत ही, जिसे कहा जाए फंडामेंटल, फाउंडेशनल बदलाव आने की जरूरत है, हमास की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। और वो मुझे अभी ये नहीं दिखाई देता जो दोनों में से कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए उन्होंने कोई हामी भरी हो या अपनी तैयारी दर्शाई हो। चलिए ठीक है अशोक जी, लेकिन बातचीत चल रही है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अशोक जी हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार युद्ध में जब चीन ने अमेरिका की दुखती रग दबा दी तो अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया की याद आ गई। चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से नजदीकी बढ़ा दी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हो गया। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से समझौते से अमेरिका किस हद तक चीन को टक्कर देगा, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की कोख से निकले टैरिफ टूल से लगभग पूरी दुनिया परेशान है, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया कैसे अछूता रहता। अल्बनीज सरकार के साथ तो पहले से ही कड़वाहट चली आ रही थी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब मतभेदों को भुलाकर ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया की अल्बनीज सरकार के साथ महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों
और रक्षा सहयोगों पर केंद्रित 8 अरब 50 करोड़ डॉलर का समझौता कर चीन को घेरने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच व्हाइट हाउस में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इन समझौतों को औपचारिक रूप दिया गया। अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के बदले ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी मुहैया कराएगा। इस समझौते के तहत चीन के दुर्लभ खनिजों के सप्लाई चेन पर प्रभुत्व को लगाम लगाने की तैयारी है। लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में चौथे स्थान पर है। इसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक कार और विंड टरबाइन तक बनाने में होता है। दरअसल चीन दुनिया की जरूरतों का 70% से ज्यादा दुर्लभ खनिजों के उत्पादन के साथ 90% प्रोसेसिंग करता है। इस क्षेत्र में अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए ही हाल में चीन ने इसके निर्यात को नियंत्रित करने की कोशिश की है, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अब चीन के इस कदम से निपटने के लिए ये समझौता काफी मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इस राह में अभी कई रोड़े हैं। खनिजों के मामले में ऑस्ट्रेलिया अग्रणी है, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग में बहुत पीछे है। लिथियम जैसे मिनरल की प्रोसेसिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया अब भी 90% चीन पर निर्भर है। समझौते के तहत दोनों देशों में परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए 6 महीने के भीतर $1 बिलियन का निवेश किया जाएगा। उत्पादों को बाजार की ऊंच नीच से बचाने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए न्यूनतम मूल्य भी तय किया जाना शामिल है। $53 बिलियन खनन, प्रोसेसिंग और भंडार पर खर्च किया जाएगा। हालांकि किसी खास साइट का जिक्र नहीं किया गया है। अमेरिका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक गैलियम रिफाइनरी का निर्माण भी करेगा। पिछले साल चीन ने अमेरिका को गैलियम निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सेमीकंडक्टर और रडार प्रणालियों में इस धातु का काफी महत्व है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कंपनी टेक्सास में प्लांट लगाएगी। घरेलू और तीसरे देशों में खनन और प्रसंस्करण परिसंपत्तियों के चीनी अधिग्रहण की जांच और इस पर अंकुश लगाने के प्रावधान भी शामिल है। हालांकि इस मजबूत समझौते के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चीन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल से जुड़े फैसले चीन वापस नहीं लेता है तो 155% टैरिफ उसका इंतजार कर रहा है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, ये जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी धन्यवाद। मेरी पहली प्रतिक्रिया होगी जो ये बहुत ही वेलकम डेवलपमेंट है। देखिए, चीन और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन दोनों के संबंध अच्छे रहे हैं। दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। इसका अमेरिका बिल्कुल ही द्वितीय महायुद्ध के बाद से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इनका सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है। और पर्टिकुलरली यहाँ पर चीन से जो साउथ चाइना सी में इतना ज़्यादा उसका दबदबा बढ़ता रहा है, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा अमेरिका की तरफ देख रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड में जापान और भारत भी शामिल हैं। परंतु जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने उसको बहुत महत्व दिया था क्वाड को, परंतु राष्ट्रपति ट्रंप जब से आए हैं तब से ये सोचा जा रहा है, जो शायद उनका इतना ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं है, अटेंशन इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो ये मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ी की बड़ी अच्छी है। देखिए, उनके जनवरी में उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की और अब ये अक्टूबर का महीना आ गया है, तो मतलब करीब 9-10 महीने हो गए हैं। उसके बाद मुलाकात करना, तो ये लोग समझ रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया को वो थोड़ा दरकिनार कर रही हैं। परंतु ये जो आपने बताया है, जो $8.5 बिलियन की डील हुई है, इसमें दोनों देश $1 बिलियन अगले 6 महीने में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग डील है, बहुत ही वेलकम करने वाली है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा चीन से हटकर, क्योंकि जो भी सप्लाई चेन्स हैं चीन से आ रही हैं, उसके ऊपर वो अंकुश लगा रहा है, उसको वो वेपनाइज कर रहा है। तो ये जो है इनकी एग्रीमेंट है, मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है। अभी तो अमेरिका के लिए अच्छी है, परंतु ऑस्ट्रेलिया के संबंध और देशों के साथ, भारत के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। तो हम भी इसमें इसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ इसके बारे में सहयोग कर सकते हैं। अशोक जी, जो चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स का झटका दिया है अमेरिका को, ये जो नया समझौता हुआ है, क्या ये भरपाई कर पाएगा उसकी?
जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो झटका दिया है वो केवल अमेरिका को नहीं दिया जी। है, वो पूरे विश्व को दिया है। आपको याद होगा भारत के विरुद्ध भी जो हमारी तो रिक्वायरमेंट्स इतनी अधिक नहीं है, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, सेमीकंडक्टर चिप्स हुआ, डिफेंस हुआ, ईवीज हुआ, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, इन सब के लिए होता है। और हमारी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं है, परंतु फिर भी रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर भी चीन ने रोक लगा दी थी। और अभी जो उसने नया झटका दिया है केवल अमेरिका के विरुद्ध नहीं है, पूरे विश्व के विरुद्ध है। एक तो बात यह है। दूसरी बात, आपने कहा क्या भरपाई कर पाएगा, तो मैं समझता हूं जो इमीडिएटली तो ये पूरी तरीके से भरपाई नहीं कर पाएगा, इसमें समय लगेगा। परंतु फिर भी सभी देशों को, अमेरिका को, भारत को, यूरोप को, उन सब को और सोर्सेज देखने हैं। क्योंकि अगर हमारी सप्लाई चेन्स पर इतना बुरा प्रहार और आघात चीन ने दिया है तो हमें और देशों के साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री गए थे, जब ब्राजील गए, चिली गए, अर्जेंटीना गए, वहां पर सबसे बात करके आए हैं जो रेयर अर्थ्स में हम कैसे अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ सहित यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के साथ एक संयुक्त बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा युद्ध क्षेत्रों की सीमा रेखा पर ही युद्ध विराम के आह्वान का समर्थन किया है। बयान में कहा गया है कि लड़ाई तुरंत बंद होनी चाहिए और दोनों सेनाएं एक दूसरे के इलाकों में कब्जे के बाद जिस सीमा पर मौजूद हैं वहीं से युद्ध बंद कर बातचीत शुरू होनी चाहिए। दरअसल ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने रूस के मौजूदा कब्जे वाले इलाके को सीमा रेखा मानकर युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था। हंगरी के बुडापेस्ट में अगर पुतिन भी इस परिस्थिति के लिए मान जाते हैं तो युद्ध विराम संभव हो सकता है। जापान की संसद ने मंगलवार को अति रूढ़िवादी साने ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख 64 वर्षीय ताकाइची प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरू इशिबा की जगह लेंगी, जिन्हें 2 बार चुनावी हार के बाद मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा था। ताकाइची के नाम पर संसद की मुहर लगने के साथ ही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की भयानक चुनावी हार के बाद से 3 महीने से चल रहा राजनीतिक शून्य खत्म हो गया है। जापान की प्रधानमंत्री बनने पर साने ताकाइची को पीएम मोदी ने बधाई दी है। विदेशी पेशेवरों को बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की $1 लाख आवेदन फीस पर नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कई छूटें और अपवाद शामिल किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार जो लोग F-1 छात्र वीजा से H-1B वीजा श्रेणी में स्विच कर रहे हैं, उन्हें ये भारी शुल्क नहीं देना होगा। ये शुल्क केवल उन नए आवेदकों पर लागू होगा जो अमेरिका के बाहर हैं और जिनके पास मान्य H-1B वीजा नहीं है। म्यांमार की सेना का कहना है कि उसने थाईलैंड की सीमा पर स्थित कुख्यात घोटालेबाजी केंद्र के पार्क पर छापेमारी कर 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। म्यांमार की सेना ने बताया कि इस विशाल परिसर का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोह, अवैध जुआ, धन शोधन, ऑनलाइन रोमांस और निवेश घोटाले करने के लिए करते थे। अमेरिका में एरिजोना विश्वविद्यालय फेडरल सरकार द्वारा फंडिंग के प्रस्ताव के बदले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा प्रस्तावित नीतियों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाला 7वां विश्वविद्यालय बन गया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी की लीबिया से चुनावी धन जुटाने की साजिश रचने के जुर्म में मंगलवार से 5 साल की सजा शुरू हो गई। उन्हें पेरिस के ला सेंटे जेल में रखा गया है।